बेल्जियम के दिल में सन 1633 में एक कुलीन परिवार ने एक शानदार किला बनाया और इस जगह के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। समय के साथ किले के मालिक बदलते गए और 19वीं सदी में इसे प्रसिद्ध ब्रिटिश ऑटकिंस परिवार ने खरीदा, जो प्राचीन वस्तुओं और कला के व्यापार में सफल था। ओटकिंस परिवार के इस किले के लिए बड़े बड़े सपने थे। वे अपने कारोबार को बेल्जियम तक फैलाने की उम्मीद कर रहे थे और कुछ समय के लिए उन्होंने इस किले को अपना घर बना लिया था। क्रिस्टोफ एटकिंस और उनकी बहन मैरी नोएल इन्हीं दीवारों में परिवार की संपन्नता और सफलता के साथ बड़े हुए। समय के साथ उनकी राहें अलग हो गईं। मैरी नोएल ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया और नया जीवन चाहा। वो कानून की पढ़ाई करने के लिए इजराइल चली गईं। इसी दौरान क्रिस्टोफ ने पारिवारिक व्यवसाय संभालकर पिता का काम आगे बढ़ाया। वो कई शौकों और ऐशो आराम का शौकीन आदमी था। कई प्रेमिकाओं और यात्रा के शौक के साथ उसने दुनिया भर में व्यापार के लिए यात्रा कर शानदार जीवन जिया। लेकिन फिर 2017 में महल शांत हो गया। इसे छोड़ दिया गया और प्रकृति के हवाले कर दिया गया। क्रिस्टोफ और उसकी बहन मैरी नोएल का पता नहीं है। कभी महान रहे एटकिंस परिवार के साथ क्या हुआ? छोड़े गए किले में कौन से रहस्य छुपे हैं? हमारे साथ जुड़िए जब हम इस भूले बिसरे स्थान के रहस्यों की खोज करेंगे और उन लोगों की नाटकीय और दिलचस्प कहानी उजागर करेंगे जिन्होंने कभी इसे अपना घर कहा था। रोज ऑफ डीके में आपका स्वागत है। मैं लेस्ली हूं और आज एक खास जगह दिखाऊंगा। मेरे अपने देश बेल्जियम से एक किला जो सन 1633 17वीं सदी का है, जिसमें 4 सदियों का इतिहास है। ये पहले एक प्रतिष्ठित बेल्जियन परिवार के स्वामित्व में था। बाद में एटकिंस परिवार के पास आया, जिनके दुनिया भर में कला संग्रह और कला व्यापार थे। ये एक शानदार खोज होने वाली है और मैं आपको इसके हर कोने में ले चलूंगा और इस खूबसूरत रहस्यमय और रोमांटिक जगह का हर पहलू दिखाऊंगा। ये किला वाकई में बहुत विशाल है। मुझे इसकी शैली सच में बहुत पसंद है। मैं कहूंगा कि मैं इसकी तुलना अपने देश में देखे गए किलों से कर सकता हूं। मुझे यहाँ की विशाल मुख्य द्वार बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा खुलता था ताकि लोग और मेहमान अंदर आ सकें। ऊपर वहां पर हमारे पास अब भी एक लालटेन लटक रही है और ये है इस जगह के चारों ओर फैला हुआ विशाल आंगन। पुराने समय में लोग घोड़ों और बग्गियों के साथ यहाँ आते थे और उन्हें यहीं पार्क करते थे। बाद में लोग अपनी कारों के साथ यहाँ आते थे। यहाँ रहने वाला एटकिंस परिवार बहुत अमीर और बहुत प्रभावशाली था और निश्चित रूप से उनके पास बहुत सारी कारें थीं
जिन्हें यहाँ ऊपर रखा जाता था। वाह! Wow. मैं आपको इस जगह का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम इसके अंदर जाएं और आपको इस अद्भुत जगह के सारे पहलू दिखाएं। किला। वाह! बाहर से ये जगह वाकई शानदार है, लेकिन अब चलिए इस जगह के अंदर चलते हैं। यहाँ सब कुछ पूरी तरह से झाड़ियों से ढका हुआ है, लेकिन इससे किले के तहखाने में जाने का एक तरह का रास्ता बन गया है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ ढीला है। हम तुरंत ही एक बहुत ही खूबसूरत तहखाने में आ जाते हैं। इस जगह की सभी वास्तुकला की विशेषताएं यहाँ तुरंत दिखाई देती हैं। वाह! मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में एक प्राचीन बेल्जियन किले में आ गया हूं। यहाँ हमारे पास एक दरवाजा है जिस पर लिखा है टॉयलेट। दरवाजे पर टॉयलेट लिखा है तो लगता है गुस्ताव ने महल को आर्ट गैलरी की तरह भी इस्तेमाल किया था। वे मेहमान बुलाते थे, शायद उन्हें यहाँ सुलाते भी थे। मुझे नहीं लगता कि तब ये होटल था, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। इसका सबूत नहीं है, पर मुझे यकीन है ग्राहक यहाँ आर्ट गैलरी के लिए आते थे। आइए इस कमरे के अंदर एक नजर डालते हैं। हाँ, मैं तुरंत देख सकता हूँ कि यह किला सन 1633 में बना था। ये मेहराबें सच बयां करती हैं। मुझे कमरे के बीच में ये खंभे भी बहुत पसंद हैं। अगर आप इधर आएं, तो इस तरफ से भी आप साफ देख सकते हैं। ये पूरी तरह से संगमरमर से बने हुए हैं। आप इसके अंदर सफेद नसें देख सकते हैं। कई बार आप नकली खंभे देखते हैं, जैसे कि शिकागो के बैंक में जहां मैंने शूटिंग की थी। मैं उसका लिंक यहां ऊपर दूंगा। लेकिन शिकागो के बैंक में बहुत बड़े-बड़े नकली खंभे थे, लेकिन यूरोप में ये सब असली होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कमरा पहले एक टॉयलेट हुआ करता था, वो भी बहुत ही आदिम किस्म का। आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बेसमेंट में और आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम एक तरह के गलियारे में आ जाते हैं, जहाँ बाईं तरफ सीढ़ियाँ हैं जो किले के ऊपर जाती हैं। मुझे नहीं पता ये दरवाजा किस लिए है, लगता है बंद है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ के दरवाजे बहुत पसंद हैं। ये सब संगमरमर के बने हुए हैं, इस कीमती पत्थर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत मजबूत हैं और 4 सदियों से यहाँ खड़े हैं। और ये लकड़ी के दरवाजे भी। चलिए खोलते हैं, कमरे के अंदर चलते हैं। स्वागत है अंदर। मैंने इस कमरे को पहले ही देख लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कभी नौकरों का क्वार्टर हुआ करता था, जहां घर के नौकर परिवार के लिए सारा खाना तैयार करते थे। क्योंकि सन 1633 में एक बेल्जियन परिवार ने ये जगह बनाई थी और वे लोग रईस थे, तो उनके पास नौकर भी थे। नौकर यहीं नीचे काम करते थे, यहीं इन गलियारों में सोते थे और हाँ, यही इनकी जगह थी। हमारे सामने यहाँ एक बहुत बड़ा फायर प्लेस है। उस समय यहाँ नीचे चूल्हे होते थे, खाना बनाने की जगह होती थी, सब कुछ। अगर आप यहाँ नीचे आएं तो देख सकते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा धुआं निकालने वाली चिमनी है। वाह वाह! ये बहुत अनोखा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे पता है ये पहले क्या था। तो यहाँ के आखिर में एक बर्तन लटकाया जाता था और फिर मुझे लगता है कि वे उसे फायरप्लेस के नीचे धकेलते थे और इसी तरह फायरप्लेस से बाहर निकालते थे, इस बड़े से हिंज की मदद से जो यहाँ लगा है। इस फायरप्लेस की एक खूबसूरत खासियत है, मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वाकई कमाल है। यहाँ इस तरफ हम वे स्टोव देख सकते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या ये वही हैं जो इस फायरप्लेस के नीचे थे, लेकिन ये निश्चित रूप से इसी जगह के अंदर से हैं। वाह! ये बहुत खूबसूरत हैं और पूरी तरह से जंग लगे हुए हैं। वाह! मुझे ये छोटा सा बेसमेंट बहुत पसंद आया। यहाँ पर भी बैरल रखे हुए हैं। मैं यहाँ पीछे और भी देख सकता हूँ। आओ देखो। वाह! यह फर्श पर सचमुच सैकड़ों धूल से भरी वाइन की बोतलें पड़ी हैं। वाह! दुनिया भर के किलो
खासकर यूरोप में अपनी खुद की वाइन बनाना और वाइन सेलर रखना हमेशा से एक परंपरा रही है। वाइन उस दौर से एक शाही पेय मानी जाती है। वाह, ये कमाल है। और यहां फिर से आप देख सकते हैं कि हर जगह आर्च स्टाइल की छत बनी हुई है। पुराने समय में ये विशाल इमारतें इसी तरह बनाई जाती थीं। जैसे आजकल हमारे पास नींव होती है, वैसे ही ये किले की नींव है। जरूर, इसके नीचे भी एक नींव है, लेकिन यही वो चीज है जो ऊपर की सारी संरचना को स्थिर रखती है। ठीक है, मुझे लगता है अब ऊपर जाने और किले के उन हिस्सों को देखने का समय आ गया है, क्योंकि ये एक शानदार खोजबीन होने वाली है। अब चलिए किले के मुख्य हिस्से में चलते हैं, इस घर के रहने वाले हिस्से में। मैं आपको इस शानदार जगह के सारे राज और खूबसूरती दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूं। बस इस जगह के माहौल को देखिए, ये शानदार गलियारा जैसे रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां ले जाना चाहता हूं। किले के इस हिस्से में सीढ़ियों के दाईं ओर एक छोटा सा दरवाजा है, जो हमें एक गलियारे में ले जाएगा जिसे मैंने अपनी आंख के कोने से देखा था, और वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये हिस्सा नहीं, यहां तो बस एंटीक चीजों का ढेर लगा हुआ है। क्रिस्टोफ का एंटीक का कारोबार था और वो एक कलेक्टर भी थे। उनके पास घर भर में हजारों एंटीक चीजें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन नहीं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये कमरा है जो हमारे बाईं ओर है। मेरी राय में ये इस पूरे महल और किले के सबसे शानदार कमरों में से एक है। ऐसा कमरा जिसकी आप बेल्जियम में उम्मीद नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि इस कमरे में एक तरह की इतालवी शैली और वास्तुकला है। आप यहां दीवार पर प्लास्टर वर्क से देख सकते हैं। इसे आर्म्स रूम या वेपन्स रूम कहा जाता है। इस किले के अंदर इसे यही नाम दिया गया था, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कमरे के सारे प्लास्टर वर्क में प्राचीन कवचों का चित्रण किया गया है, और हथियार, तलवारें और हर तरह की चीजें। और मुझे वाकई ये पसंद है कि ये एक टीनडी डिजाइन की तरह है। शायद जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ था, तभी इसे बनाया गया था। बहुत खूबसूरत है। यहां पर यह ढाल है, और सामने की सारी प्लास्टर वर्क भी बहुत डिटेल में की गई है। और सचमुच इस कमरे के हर एक कोने को बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। यह इस पूरे स्थान के सबसे भव्य कमरों में से एक बनाता है। मुझे यहाँ की वह कलाकृति भी बहुत पसंद है, जिसमें वह किला या किसी शहर की बाहरी दीवार दिखाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस शानदार। यहां हम शूरवीर का कवच देख सकते हैं। इसके चारों ओर तलवारें और भाले हैं, और ऊपर वहां भी हमारे पास कुछ फूलदान हैं जो छत में उकेरे गए हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है, और वास्तव में इस जगह की दुखद सच्चाई ये है कि जब क्रिस्तोफ ने इस जगह को छोड़ दिया, तो ये धीरे धीरे खराब होने लगी। ये धीरे धीरे बिखरने लगी। उन्होंने इस जगह का नवीनीकरण शुरू करने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन किसी बिंदु पर रुक गए और फिर कभी आगे नहीं बढ़े। हाथ से तराशी गई एक लकड़ी की मूर्ति, मुझे लगता है कि ये किसी संत या पुजारी की है, या शायद एक भिक्षु। हाँ, उसके पास यह विशिष्टता है। उसने बेल्जियम के मठों जैसा विशिष्ट चोगा पहना है। हाँ, वे निश्चित रूप से ऐसा कुछ पहनते हैं। मैं बेल्जियम में 2-3 बार मठ जा चुका हूं। वो बहुत शानदार है। और यहां दाईं ओर हम वह डेस्क देख सकते हैं जहां क्रिस्टोफ अपना सारा काम किया करते थे। यहीं पर वो अपने क्लाइंट से संपर्क करते थे, अपने पत्र लिखते थे, और यहां हर तरह का काम करते थे, हर तरह का व्यापार। उसकी टोपी अब भी कुर्सी के किनारे टंगी हुई है। खूबसूरत प्राचीन गद्देदार कुर्सी डेस्क के सामने रखी है।
और एक किताब अब भी लाल पन्ने पर खुली पड़ी है। यह एक आदमी की तस्वीर है और मुझे लगता है कि सामने जो व्यक्ति हैं शायद वही श्री क्रिस्टोफ हैं। और हमने इस व्यक्ति पर गहराई से शोध किया है और हमने पाया है कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही आलीशान जीवन जिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी बहुत सी प्रेमिकाएं थीं। पूरे महल में हमें अलग-अलग महिलाओं के प्रेम पत्र मिलते हैं, जिनके साथ वह यहाँ रहते थे या यात्रा करते थे और जिन्होंने वर्षों में उन्हें पत्र लिखे। मैं आपको ये पत्र वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और यह कमरे के कोने में हमारे पास एक बहुत बड़ा विंग पियानो है जो वाकई में बहुत खूबसूरत है। चलिए देखते हैं क्या यह अब भी बजता है। वाह, शायद यह अपॉइंटमेंट पर बना है और संभवतः फ्रांस में बना है, लेकिन मैं 100% निश्चित नहीं हूं कि यह किस देश में बना है। छोड़े गए स्थानों में विंग पियानो कम ही दिखते हैं, इसलिए जब भी ऐसा कोई विंग पियानो दिखता है तो मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं। इस कमरे के कोने में एक और चीज है जिसका जिक्र करना मैं भूल गया था। वो है ये खेल जिसमें इस तरह की संगमरमर की गेंदें हैं। मुझे नहीं पता कि इस खेल की उत्पत्ति कहां से हुई है। मुझे लगता है कि ये शायद कोई एशियाई प्राचीन खेल हो सकता है, क्योंकि उनका बीजिंग चीन में भी कला वस्तुओं का एक कारोबार भी था। तो शायद ये कोई एशियाई खेल है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो कृपया हमें जरूर बताएं। शायद ये जगह के पूर्वजों में से किसी का खेल रहा हो। वाह, और यहां से हम बाहर की एक झलक देख सकते हैं। और यहां से बाहर की एक झलक देख सकते हैं। यह पियानो के पीछे और भी कलाकृतियां हैं। आप देख सकते हैं इस महिला को। उसके सिर पर सुंदर ताज है जो लॉर्ड वेकफील्ड ऑफ हिप्टे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह अप्रैल 1931 में दिया गया एक उपहार है। आप देख सकते हैं कि दीवारों में संगीत वाद्य यंत्रों की नक्काशी है या इस कमरे की दीवारों के प्लास्टर में उभारे गए हैं। और यहां उन्होंने दीवारों पर बनी कलाकृतियों को सचमुच बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने प्लास्टर के टुकड़ों को सहारा देने के लिए ये फ्रेम बनाए हैं और यहां भी आप देख सकते हैं शायद यह टुकड़ा दीवार से गिर रहा था और उन्होंने इसे बचाने की कोशिश की ताकि पीछे प्रदर्शित ढाल को बचाया जा सके। और यहां एक सहारा देने वाला खंभा लगाना पड़ा ताकि शायद छत को सहारा मिल सके, क्योंकि सब कुछ नीचे गिर रहा है। लेकिन जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये झूलने वाला घोड़ा था। अब मैं बस इसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये एक दिलचस्प चीज है। ये बच्चों का खिलौना है जो शायद 30 के, 40 के या शायद 20 के दशक का है। ये जगह बहुत पुरानी है और बच्चे इसी से खेला करते थे। उस समय की कल्पना अब हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कारीगरी का बहुत ही शानदार नमूना है और इसने यहाँ रहने वाले बच्चों को बहुत खुशी भी दी है। जब क्रिस्टोफ ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली, दुर्भाग्यवश उसके बाद कोई भी बच्चा यहाँ नहीं रहा, लेकिन उससे पहले वो और उसकी बहन शायद इस पर झूला करते थे। मैं यह पीछे देख सकता हूं, यह तोप की नली है। यह इसके नीचे तोप के गोले रखे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि इसे हथियारों का कमरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कमरे में जो भी प्लास्टर का काम दिख रहा है वह हर एक चीज सेना या युद्ध से जुड़ी किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहुत सुंदर है। इस तरफ अलमारी पूरी तरह किताबों से भरी है और फिर जाहिर है क्योंकि यह 17वीं सदी का किला है तो यहां एक फायरप्लेस होना जरूरी है। और यहां एक बार फिर आप देख सकते हैं कि इटालियन डिजाइन फिर से दिखाई दे रहा है। यह फायरप्लेस एक विशिष्ट इटालियन पीस है, इटालियन मार्बल, इटालियन डिजाइन। जाहिर है इन बेल्जियन या फ्रेंच किलों में इटालियन फायरप्लेस आम है, लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि वे इस जगह में इटालियन स्टाइल को दर्शाना चाहते थे। सुंदर फायरप्लेस इसके सामने है और देखिए फायरप्लेस के ठीक बगल में यह विशाल बेलो रखा है। मुझे पता है
मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि उस समय यह यहाँ नहीं हुआ करता था, तो पीछे की आग उसी से जलाई जाती होगी। फायरप्लेस के ऊपर घड़ी का डायल है। शायद ये भी संगमरमर से बना हुआ है। ये प्लास्टर या लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कहीं से गिरा है। मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन कहीं से भी हो सकता है। मुझे यहाँ की तस्वीर बहुत पसंद आई, जिसमें महिला बहुत रोबदार दिख रही है। और फिर ठीक ऊपर फायरप्लेस के क्राउन पर यह शिल्प है। शायद ये कभी परिवार का प्रतीक चिन्ह रहा होगा। मुझे नहीं पता कि एटकिंस परिवार का प्रतीक चिन्ह क्या था, लेकिन ये एक शानदार पारिवारिक प्रतीक चिन्ह है जो वहां हमेशा के लिए लगाया गया है। और यहां एक और लकड़ी की मूर्ति है जो किसी धार्मिक व्यक्ति की है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ हर जगह पेंटिंग्स, प्राचीन वस्तुएं और खूबसूरत सजावट बिखरी हुई है। यहाँ एक शहर को दर्शाया गया है। एक प्राचीन शहर। जैसा आप देख सकते हैं, पहाड़ी पर किला है। अगर हम यहाँ बची हुई सारी मलबे में देखना शुरू करें, तो हमें प्राचीन समय के खजाने मिल सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि पीछे का आखिरी कमरा क्या है। इससे पहले कि हम यहां और आगे जाएं, हम भी देख सकते हैं चीजें जो उसने शायद तब व्यापार के लिए लिखी थीं। ओह, हम यहां एक छोटी रसोई में आते हैं। एक छोटी बगल की रसोई जो यहां है, और वह कमरे से भी जुड़ी हुई है। सारा खाना और मसाले, पास्ता और सब कुछ अभी भी यहां रखा हुआ है। ये बहुत अजीब है। वाह, सारे बर्तन भी अभी तक सिंक के ऊपर रखी हुई है। ये जगह मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। जब भी मैं किसी एक जगह जाता हूं, मेरा दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, चलिए इस जगह में और अंदर चलते हैं। तो चलिए इस विशाल गलियारे को देखते हैं। और मेरी नजर के कोने में मुझे यहाँ कुछ बहुत ही शानदार चीज दिख रही है। यह एक तस्वीर है। बाईं ओर का आदमी वही लगता है जो हमने कमरे में मेज पर रखी तस्वीर में देखा था, और दाईं ओर वाली शायद उसकी कई प्रेमिकाओं में से एक या उसकी बहन मैरी नोएल हो सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। हमें इस जगह में और भी चीजें पता करनी होंगी। यहाँ हर जगह कलाकृतियां फैली हुई हैं। यहाँ नीचे थोड़ी लकड़ी बची है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गलियारा काफी बिखरा हुआ है। ये आदमी ज्यादातर अकेले रहता था, शायद अपने प्रेमियों के साथ भी। उसने हर जगह प्राचीन वस्तुएं जमा की थीं। और फिर हमारे पीछे शानदार सीढ़ियां हैं। हर एक किले में जरूर एक भव्य सीढ़ी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियां इस जगह की दूसरी और तीसरी मंजिल तक जाती हैं। हम वीडियो में आगे चलकर वहां जाएंगे। यहां तक कि उनकी चलने वाली छड़ियां भी सीढ़ियों के सामने रखी हुई हैं। उनके पास इनका शानदार संग्रह था। सभी खूबसूरती से तराशी गईं, हर एक अनोखी लकड़ी से बनी हुई। वाह, ये अविश्वसनीय है। और ये हमें इस जगह के अंदर एक और शानदार कमरे में ले जाता है। भव्य हॉल, भव्य डाइनिंग हॉल, जहां मेहमानों को आमंत्रित किया जाता था, जहां डिनर पार्टी दी जाती थी। इस जगह के अंदर एक बिल्कुल अद्भुत कमरा। वाह! और यहाँ की फायरप्लेस भी शानदार, भव्य और बहुत ही सुरुचिपूर्ण है। मैं यहां से शुरू करता हूं। इस तरफ, इस कमरे के कोने में एक छोटी सी डेस्क है, शायद किसी के बैठने के लिए। हाँ, इसे देखिए। कुछ दस्तावेज यहां छोड़े गए हैं। हमारे पास मिस्टर क्रिश्चियन क्रिस्टोफ जीन गिलबर्ट हैं। यही इस जगह के मालिक हैं, जिनका जन्म 1952 में हुआ था। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस किले को चलाया था।
2017 तक जब इसे छोड़ा गया था, आपके पास डाकघर बचत बैंक की चीजें भी थीं, क्रिस्टोफर एटकिंस की तरफ से। वाह, यह कुछ चिट्ठियां भी अभी तक पड़ी हुई हैं। देखिए सब लोग, यह परिवार की कई तस्वीरें हैं। हम यहाँ क्रिस्टफ को कुछ महिलाओं के साथ देख सकते हैं। कुछ वही तस्वीरें फिर से हैं, जिसमें वो शायद अपनी बहन मारी नोएल के साथ दिख रहा है। बहन रही होंगी। वाह, इस जगह में इतनी सारी तस्वीरें बची हुई हैं। ये देखना बहुत शानदार है। और फिर से वो भव्य फायरप्लेस। वाह, फिर से इसका भव्य दृश्य। उसके चारों ओर वो संगमरमर की फायरप्लेस और उसके अंदर ईंट और पत्थर। और यहां बीच में जो क्रेस्ट है, उस पर लिखा है 1633, जो लोहे के काम में उकेरा गया है। यही इस किले का निर्माण वर्ष है। तो ये प्लेट जो कभी किले में थी, यह खुद किले जितनी ही पुरानी है। वाह, देखो ये कितना खूबसूरत है। और ये फायरप्लेस यहां इसके सामने निश्चित रूप से बाद में किले में जोड़ी गई है, लेकिन फिर भी ये यहां एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है। यहां तक कि कोयले भी अभी तक इसके दाईं ओर रखे हैं। वाह, ये बहुत हल्के हैं। मुझे नहीं पता था कि कोयले इतने हल्के होते हैं। मैंने कभी असल में उन्हें छुआ नहीं था। अच्छा, वाह, इस तरफ बैठने की जगह है। उसके सामने एक छोटी सी मेज रखी है। और फिर बेशक कमरे के बीचों बीच यह भव्य मेज रखी है। हम देख सकते हैं कि उसके चारों ओर 10 कुर्सियां हैं। शायद जब उनके पास बड़ा आयोजन होता था, तो वे अपने क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाकर इसी कमरे में डिनर करते थे। यह दिलचस्प है, क्योंकि प्लेट्स, फॉर्क्स और नाइफ्स अब भी मेज पर हैं, लेकिन लगता है यह फोटोग्राफर्स ने सजाया है। सुंदर कलाकृतियां। इस पूरे घर में हर जगह सुंदर कलाकृतियां हैं। मुझे यह बहुत बड़ा पेंटिंग बहुत पसंद है, जो यहाँ पीछे है, जिसमें एक बहुत पारंपरिक किसान दंपत्ति को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद अपने गांव के सामने खड़े हैं। बहुत खूबसूरती से बनाई गई है और इसे सुनसान महल में नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ एक डेस्क है। फिर से कुछ शराब की बोतलें यहाँ छोड़ी गई हैं। कैंपारी, बोल्स, जेनेवर, यह एक नीदरलैंड्स का एक उत्पाद। फिर यहाँ पर बहुत सारी किताबें और बाकी सब कुछ अभी भी रखा हुआ है। मुझे ये कंघी बहुत पसंद है, या ये झाड़ू या ब्रश, जो भी कहें, यह एक तरह की डस्टपैन के साथ आता है। यहां कई तस्वीरें अभी भी बची हैं, उन लोगों की जो कभी इस जगह पर रहते थे। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पारिवारिक मिलन या फिर से कोई शादी रही हो। वाह, ओ हां, शायद किसी का जन्मदिन है, शायद क्रिस्टफ का भी। ये अविश्वसनीय है। सब लोग केक पर लगी मोमबत्तियां बुझा रहे हैं। ये बहुत शानदार है। और दाईं ओर जो तस्वीरें हमारे पास हैं, उन्हें देखिए। ये सभी किले की ही तस्वीरें हैं। वाह, वह पुल जो छोटी सी धारा के ऊपर जा रहा है। इस जगह के बाहर किले की सभी विशेषताएं यहां दर्शाई गई हैं। वाह, सभी बाहरी इमारतें, यहां तक कि दाईं ओर जो छोटी सी चैपल है, वह भी। यह अविश्वसनीय है। यह है आंगन। वाह, यहां हमें बहुत सारी चीनी लिखावट मिलती है। जाहिर है कि क्रिस्टोफर के व्यवसाय पूरी दुनिया में थे, तो हम ये सब इस जगह में देखेंगे। उनके पास यूरोपीय प्राचीन वस्तुएं थीं, लेकिन उनके पास अंग्रेजी, चीनी और जापानी प्राचीन वस्तुएं भी थीं। वो पूरी दुनिया में घूमे थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो लगातार यात्रा करते रहते थे, लगातार बाहर रहते थे, व्यापार करते रहते थे, और ये सब इस जगह में दिखता है। ये वाकई अद्भुत है। इतनी सारी संस्कृतियों का प्रभाव इस जगह में छूटा हुआ है।
इसे देखिए, यहाँ और भी तस्वीरें छोड़ी गई हैं और ये किसी तरह की मरम्मत की तस्वीरें लगती हैं। ऐसा लगता है कि वे मरम्मत कर रहे हैं। शायद वे यहाँ के किले की मरम्मत कर रहे हैं, उसी किले की जिसमें हम अभी खड़े हैं, क्योंकि ये फिर से किले की ही तस्वीरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों में किला आज की तुलना में कहीं बेहतर हालत में दिख रहा है। हाँ, किले के हर हिस्से की तस्वीरें हैं। मैं देख सकता हूं कि वे इस जगह के कुछ हिस्सों की मरम्मत कर रहे हैं। वाह! और ये तस्वीरें साल 2000 की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी समय पहले की हैं। यहाँ पर विभाजन पर्दा है और फिर बड़ी किताबों की अलमारी, अब भी किताबों से भरी हुई, अब भी साहित्य से भरी हुई, जिन्हें क्रिस्टफ और यहाँ रहने वाले लोग पढ़ा करते थे। वाह! यहाँ एक छोटा सा बैठने का क्षेत्र भी है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की विशाल पेंटिंग है। ये कुछ ऐसा है जो आप किसी संग्रहालय में देखेंगे, लेकिन किसी छोड़े गए किले में नहीं। इसे यहाँ छोड़ना पाप है। ये एक सुंदर चित्रण है। ये लोग देखते हैं कि कोई निशान है या नहीं। उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं दिख रहे हैं। वाह! मुझे इस कमरे में मौजूद गद्देदार कुर्सियां और सारी प्राचीन वस्तुएं भी बहुत पसंद आईं। यह एक छोटी अलमारी है। इस तरफ एक छोटी सी दराज है। आगे बढ़ने से पहले कमरे को फिर देख लेते हैं। अब इस गलियारे में बढ़कर देखते हैं क्या मिलता है। मैं यहाँ इन छोटी छोटी कलाकृतियों को देख रहा था। मुझे लगता है ये बच्चों ने बनाई हैं, लेकिन मैं निश्चित नहीं कह सकता। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मिस्टर एटकिंस के कारोबार से जुड़े और भी दस्तावेज हैं। उनकी टोपी भी अभी यहीं पड़ी है। ऐसा लगता है कि ये किसी तरह की शिकार की टोपी हुआ करती थी। मैं पूरी तरह पक्का नहीं हूं। मैं अभी एशियाई प्रभाव पर ही बात कर रहा था और दुनिया भर से प्रभाव। और यहाँ आप पहले से ही एक जापानी ताश के पत्तों का खेल देख सकते हैं। यहाँ पड़ा हुआ है। वाह! और अब हम इस किले के बेतरतीब गलियारों से गुजरने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमरों में इसी तरह का सामान भरा हुआ है, तरह तरह की पुरानी चीजों के साथ। मुझे यह छत से लटकता हुआ झूमर बहुत पसंद आया। यह टूट रहा है, फिर भी मौजूद है। और यह किताबों की अलमारियां हैं। पर आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, वो यहाँ पड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, ये खूबसूरत गद्देदार कुर्सी बस यूं ही इस कमरे में फेंक दी गई है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एक तस्वीर बनाई है जिसमें गद्देदार कुर्सी है, जिससे पता चलता है कि वे कला संग्राहक और व्यापारी थे। सैकड़ों चिट्ठियां अभी भी डिब्बे में हैं। यहाँ नीचे फायरप्लेस है। वाह! ये सारी चट्टानें और सब कुछ। ये जगह बहुत बिखरी हुई है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि यहाँ पीछे हर चीज का असली मकसद क्या था, या वो यहाँ ठीक ठीक क्या करते थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कुर्सियां हैं। शायद वो यहाँ सेमिनार करते थे। वो एक प्रभावशाली बिजनेसमैन थे, तो जरूर कुछ खास होता था। उन्होंने यहाँ अपने बिजनेस या किसी और चीज से जुड़ा कुछ किया होगा। वाह! उस कोने में खड़ी ये बड़ी सी ग्रैंडफादर क्लॉक देखो, कितनी शानदार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ देखूं। यहाँ अंदर ज्यादातर चीजें दिलचस्प नहीं हैं। इसे देखो। एक शानदार लकड़ी की नक्काशीदार अलमारी। इस अलमारी पर बहुत दिलचस्प नक्काशी की गई है। वाह! नीचे खूबसूरत शेर का सिर है। देखते हैं क्या हम इसे खोल सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, इसमें एक छोटा सा स्टिकर भी है जिस पर इन्वेंट्री नंबर लिखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये शायद उसके बिजनेस से था। ये फर्नीचर पर था। ये नमक है।
अब हम इस जगह के काम करने वाले हिस्से में आ गए हैं। आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का काम करने वाली मेजें हैं। इन्हें लकड़ी का काम करने के लिए बनाया गया है। तो शायद यहाँ फर्नीचर भी ठीक किया जाता था। ये घर या किले में कोई ऐसी जगह रही होगी जहाँ फर्नीचर ठीक किया जाता था। शायद पहले यहाँ मजदूर काम करते थे। आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी दराजें और छोटे साइड टेबल्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और उन सब पर ये छोटे छोटे आइकन या स्टिकर भी लगे हुए हैं जो बताते हैं कि वे क्या हैं और बिजनेस में उनका महत्व क्या है। इस दरवाजे के ऊपर टंगी हुई ये विशाल हिरन का सिर देखिए। वाह, मुझे तो पता भी नहीं ये एल्क है या हिरन। मैं पक्का नहीं कह सकता ये कौन सा जानवर है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गया। वाह। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ओह, इस कमरे में एक और चीज है जो मुझे वाकई पसंद आई। नीचे देखिए, ये छोटी सी कार। इसके पहिए लकड़ी के पहिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। किले के दूसरी तरफ एक और विशाल सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। ये कमरे के दूसरी तरफ की बिल्कुल सटीक झलक है। और यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि वे इस जगह को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इसे फिर से जीवित करने की। लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इन लोगों के पास इतना पैसा था और वे इसे भी सच नहीं कर पाए। ये बस इस बात का संकेत है कि ऐसी जगह को फिर से बनवाने में कितना खर्च आता है। हम फिर से एक मरम्मत वाले कमरे में आ गए हैं, जहां फर्नीचर और प्राचीन वस्तुएं ठीक करने के औजार और सामान पड़े हैं, और शायद खुद किले की मरम्मत करने के लिए भी। मुझे नहीं लगता क्रिस्टोफ ने यह सब खुद किया होगा। वो बहुत शालीन था, शायद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। उसके लिए सब कुछ करने वाले लोग थे। सारे एक्रिलिक और कोटिंग्स, और यहाँ पर सारी भट्टियां हैं उन सभी फर्निशिंग्स के लिए जो उसने बेची थीं। और इस कमरे में जो चीज मेरी सबसे ज्यादा नजर में आई वो है ये आर्ट पीस जो यहाँ फायरप्लेस में उकेरा गया है। फिर से एक हथियार, एक तलवार यहाँ उकेरी हुई है। यहाँ नीचे भी एक खूबसूरत इटालियन फायरप्लेस है। यह बहुत शानदार है। यहाँ पर लिखा है पात्रिया, और ये एक बेल्जियन फायरप्लेस है। यह हारन में बना है, जो नीदरलैंड्स या बेल्जियम में है। मुझे 100% यकीन नहीं है। और इस फायरप्लेस के अंदर भी देखिए, बाईं तरफ हमारे पास एक वॉफल आयरन है। ये एक पारंपरिक मिठाई है। हमारे देश की एक पारंपरिक मिठाई है, लेकिन पहले के समय में इन्हें इसी तरह बनाया जाता था, कम से कम बहुत बड़े आकार में। बफल आयरन, मैं इन्हें चूल्हे में नहीं रखूंगा। और यही तरीका था जिससे उन दिनों में वफल बनाया जाता था। मुझे यह छोटी सी खिलौना भी बहुत पसंद है जो यहाँ बनाया गया है। यह पूरी तरह से हाथ से बना हुआ खिलौना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। शायद उन बच्चों का है जो यहाँ रहते थे। वाह, यह बहुत सुंदर है। इसके सारे गियर और बाकी चीजें, और अब भी देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह एक शानदार चीज है जो पीछे छूट गई है। यहाँ चूल्हे के पास और भी कोयले रखे हुए हैं। एक बार फिर इस कमरे में झांकते हैं। यहाँ ज्यादा कुछ देखने लायक नहीं है। ऊपर जाने से पहले मुझे अभी पता चला कि इस जगह में एक और बेसमेंट भी है। हमने अभी पहला बेसमेंट देखा था, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। और यहाँ पीछे मैंने देखा कि एक और छोटा गलियारा है जो नीचे की ओर जाता है। ये किला वाकई बहुत विशाल है, और यहाँ हर जगह कमरों और गलियारों का जाल बिछा हुआ है। इसे देखिए, एक सीढ़ी है जो एक काल कोठरी, एक बेसमेंट की ओर जा रही है। मुझे किलों के इन बेसमेंट्स में जाना बहुत पसंद है, क्योंकि कभी-कभी यहाँ छुपे हुए रास्ते, वाइन सेलर
या फिर ऐसे प्राचीन सामान मिल जाते हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। यहाँ दरवाजे पर जो ताला लगा है उसे देखिए। अगर मैं इसे ज्यादा जोर से छू लूं तो ये सच में टूट जाएगा। और अब हम आ गए हैं अंदर। वाह, मुझे यहाँ से ठंडी हवा महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का वाइन सेलर है या पुराने समय में ये कोई खाना स्टोर करने की जगह रही होगी। यह जरूर बहुत नमी रहती होगी। अभी भी यहाँ बहुत नमी है। मुझे अच्छा लग रहा है। मेहराबदार छत उस समय की बहुत आम इमारत शैली है। वाह, यह खुली ईंटों की दीवारें आगे तक दिख रही हैं। ये पाइप बाद में जोड़े गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखना है ये हमें कहां ले जाएगा। इस तरफ देखो। ओह, यहां हमारे पास क्या है? मुझे लगता है उस समय में ये जगह वाइन सेलर हुआ करती थी, जहां सारी वाइन रखी जाती थी। पहले यहां सामान स्टोर होता था, अब हर जगह फर्नीचर है। ये क्या हो सकता था? जरा इस दरवाजे को देखिए जो हमारे सामने है, और इसमें एक छोटा सा छेद है जिससे आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि शायद ये किसी तरह की जेल रही होगी। 1600 के दौर में शायद उन्होंने इस जगह के अंदर कैदियों को रखा होगा। ये एक छोटी सी जेल की कोठरी जैसी लगती है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन यही मैं सोच रहा हूं। हाँ, शायद कोई कैदी, यहां रहने वाले लोग इसे अच्छे से बंद कर सकते थे। इसे बंद करने के दो तरीके हैं। तो यहां से भागने का कोई मौका नहीं था। ये कमाल की बात है। मुझे लगता है कि यहां से आप फिर से इस जगह के बाहर आंगन में आ सकते हैं। वाह, अब समय है ऊपर जाने का। इस शानदार सीढ़ी से इस जगह की दूसरी मंजिल पर। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस सीढ़ी को निर्माण कार्य से ढका नहीं गया है। हम अब भी खूबसूरत लकड़ी का काम देख सकते हैं। सालों पहले जब इसे बनाया गया था। ओह, यह सीढ़ी के ऊपर एक जानवर हुआ करता था। यहाँ इस खूबसूरत डिजाइन को देखिए। इस वाली ये हमें ले जाएगा दूसरी मंजिल पर। वाह, ये वाकई में कितना सुखद रहा होगा। यहाँ हर दिन ऊपर चलकर आना वाकई में एक अनुभव रहा होगा। मैं यहाँ हमारे दाईं ओर एक छोटा सा कमरा देख रहा हूँ। यह एक बहुत ही छोटा बेडरूम लगता है। इसे देखो। ओह, हे भगवान! सीढ़ियों के बीच में हमारे पास एक बहुत ही छोटा बेडरूम है। यह थोड़ा सा आधुनिक और साधारण बेडरूम जैसा भी लगता है, और ऐसा नहीं लगता कि इसे सदियों से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हाँ, मेरी राय में यह बहुत शानदार है। ठीक है, चलिए और ऊपर चलते हैं। और यहाँ हम सचमुच एक निर्माण क्षेत्र में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्लास्टिक, स्टड्स और सब कुछ लटका हुआ है। और यहाँ तक कि तीसरी मंजिल को भी यहाँ सील कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस जगह की तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। वाह, वे निश्चित रूप से कड़ी मेहनत कर रहे थे और इस जगह को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी बिंदु पर उन्होंने काम रोक दिया और फिर कभी अपना काम जारी नहीं रखा। इस जगह के अंदर यहाँ एक और भव्य कमरा है, या कभी भव्य कमरा हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश सब कुछ बिखर गया और इसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। इस परिवार, एटकिंस परिवार ने 1900 की शुरुआत में यहां रहना शुरू किया था, जो कि क्रिस्टोफ और मैरी के पूर्वज और पिता थे। यहां रहने आए, व्यापार को आगे बढ़ाया, और फिर क्रिस्टोफ ने जिम्मेदारी संभाली और इसे अपने पिता और पूर्वजों से भी ज्यादा भव्य बना दिया। इस जगह के अंदर जितना फर्नीचर यहीं छूट गया है, उसे देखो। ये वाकई पागलपन है। उदाहरण के लिए यह डेस्क कितनी शानदार चीज है। इस पर एक इन्वेंट्री नंबर है।
फिर उसके ठीक बगल में एक शानदार पेंटिंग रखी है। एक शहद का बर्तन, पाइप और ऐसी ही चीजें। इसके सामने बच्चों की स्ट्रोलर रखी थी। सुंदर प्राचीन स्ट्रोलर। वाह, ये घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर सजावटी वस्तु होगी। गद्देदार कुर्सियां। यह तो इस पूरे कमरे की सबसे भव्य चीज भी नहीं है। ये कास्ट आयरन में बना परिवार का चिन्ह शायद यहां रहने वाले पहले परिवार का है। घोड़ों और शेर के साथ शानदार बनाया गया है। वाह। इसके पास एक और गद्देदार कुर्सी है और यहां एक बड़ा बैठने का कोना है। मुझे नहीं पता इसका नियमित इस्तेमाल होता है या किसी ने बस इसे यहां रख दिया है, लेकिन ये कुर्सियां बहुत आरामदायक और खूबसूरत लगती हैं। ये प्राचीन तो नहीं, मगर काफी अच्छी हैं। क्या ये कोई गद्देदार रॉकिंग चेयर है सब लोग? नहीं, ये किसी तरह की आराम कुर्सी है। मुझे लगता है कि ये वही है। अब इसे और हिला नहीं पा रहा हूं। ये एक खूबसूरत फर्नीचर का टुकड़ा भी है। और फिर यहां पर हमारे पास कुछ ग्रैंडफादर क्लॉक्स भी खड़ी थीं। इस तरफ और भी फर्नीचर के टुकड़े, बेड फ्रेम्स, गद्दे, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, सब यहां पड़ा हुआ है। फायरप्लेस, संगमरमर। मुझे यहाँ के दरवाजों के चौखटे भी बहुत पसंद हैं और दरवाजे भी। ये इस घर की शोभा बढ़ाते हैं और ये हर जगह एक जैसे ही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ और आगे देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऊपर की मंजिलें ज्यादातर स्टोरेज के लिए हैं, लेकिन इन ऊपर की मंजिलों पर कुछ बहुत खूबसूरत हिस्से भी हैं। इसे देखिए, यहाँ बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स का बड़ा सा ढेर है। सब कुछ यहाँ सालों सालों और सदियों से वैसे ही पड़ा हुआ है। यहीं से उन्होंने अपना एंटीक कलेक्शन का बिजनेस चलाया था। वाह। यहाँ झूमर पड़े हैं, मलबे के नीचे टेपेस्ट्रीज हैं और वो डेस्क भी हैं जहां वे काम किया करते थे। सारे बाइंडर्स, उनके कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ अभी भी यहां पड़ा है। वाह वाह। इस कमरे में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है बीच में बनी हुई फायरप्लेस। शानदार फायरप्लेस जिसके चारों तरफ ये मार्बल लगा हुआ है। बिल्कुल खूबसूरत। ये पूरे घर में मेरी सबसे पसंदीदा फायरप्लेस है। और इसके ठीक नीचे हमारे पास ये बहुत खास गद्देदार सोफा है। इसे पहली बार देखकर मैं हैरान रह गया। ये बस एक शानदार चीज है दोस्तों। और यहां तक कि इस फायरप्लेस में भी वो क्रेस्ट पत्थर में जड़ा हुआ है। ये कास्ट आयरन है जिसके ऊपर ताज है। और कई सालों से, जब से ये चिमनी यहां चल रही है, उसमें से बहुत सारा धुआं निकला है। इस कमरे में छोड़ा गया सारा फर्नीचर देखो। चलो इस गलियारे में आगे बढ़ते हैं। ऊपर भी हर जगह और फर्नीचर रखा है। ये कुर्सियां, ये मेजें। क्रिस्टोफ ने किले का इस्तेमाल अपने व्यवसाय के लिए किया था, ना कि परिवार के लिए। वाह, ओ माय गॉड। यह ऊपर अभी भी एक बेडरूम पूरी तरह ज्यों का त्यों है। बिस्तर अभी भी लगा हुआ है। साइड टेबल्स भी वही हैं, दराज भी यही हैं। वाह, मैं इतनी खूबसूरत बेडरूम की उम्मीद नहीं करता था इन ऊपरी मंजिलों पर, जो अभी अभी हमने देखा। पूरी तरह से एंटीक चीजों से भरी हुई हैं। इस शानदार साइड टेबल को देखो, जिस पर मार्बल का टॉप है। ऊपर की तरफ नक्काशीदार प्लेट है, कुछ मूर्तियां रखी हैं। यह हाथ से नक्काशी की हुई है। ओह, मुझे यह अफ्रीकी आर्ट पीस बहुत पसंद आया जो यहाँ रखा है। यह वाकई शानदार है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके सारे कपड़े भी यहाँ एक तरफ अभी भी रखे हुए हैं।
सारे मर्दों के कपड़े हैं बिल्कुल। ओ नहीं, यह कुछ औरतों के कपड़े भी रखे हुए हैं। कुछ कंघे, कुछ रेजर, एक टूथब्रश, ये सारी व्यक्तिगत चीजें, ये सारी सफाई की चीजें अभी भी यहाँ पड़ी हैं। ये बहुत अजीब है और ये शायद उनके पूर्वजों के रहे होंगे। परिवार के पिता, माता, क्रिस्टोफ के माता-पिता, क्रिस्टोफ और मरी उनके माता-पिता। और यहाँ भी और कपड़े पड़े हैं। मेरे हिसाब से यहाँ एक प्यारा सा छोटा बेडरूम है, जो घर के लिए वाकई में एक अच्छा इजाफा है। खूबसूरत। फिर से देखिए, हर कमरे से दूसरे कमरे तक बहुत सारा प्लास्टिक फैला हुआ है। ये सब यहाँ के अंदर हो रहे बड़े नवीनीकरण की तैयारी में था। मुझे ये छोटी कुर्सियां बहुत पसंद हैं, जो आप बिस्तर के सामने रखते हैं। सुबह बैठ सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ और भी ज्यादा बाइंडर हैं, जिनमें बिजनेस की सारी जानकारी छोड़ी गई है। यहाँ लिखा है बिजनेस की तस्वीरें, शायद उनके सभी एंटीक सामानों की सारी तस्वीरें। छोटी गाय और यहाँ पड़ी हुई गाय, वाह वाह। हम फिर से यहाँ हैं। अब ऊपर की मंजिलों पर और दूर रहना है। मैं इस गलियारे से होकर जाना चाहता हूँ। मैं इस जगह के इस तरफ देखना चाहता हूँ। लगता है यहाँ काफी खाली है। आप किले के पीछे का नजारा देख सकते हैं। इस किले के पास 500 एकड़ जमीन है। ये एक बहुत ही विशाल जगह है। ये बेल्जियम के दिल में स्थित है। ओह, अभी भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। ओह, मैं यहाँ कुछ तस्वीरें देख सकता हूँ। वाह, ठीक है, मुझे ये जरूर आपको दिखानी होंगी। एक सेकंड के लिए कैमरा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अभी अभी ये तस्वीरें देखीं और इनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। ये तस्वीरें उन लोगों की जिंदगी को दर्शाती हैं जो कभी यहाँ रहते थे। एटकिंस परिवार की, जो दुनिया भर में घूमता है। आप यहाँ देख सकते हैं। शायद ये कहीं पिरेनीज, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड में है। यहाँ हम ये खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं। ये युवा महिला वाकई प्रेरणादायक है। और यहाँ ये परिवार का एक बड़ा फोटो एल्बम है, अगस्त 1901 का। आप परिवार की मां को घर के सामने स्ट्रोलर के साथ खड़ी देख सकते हैं। वाह, ये सारी तस्वीरें हैं। ये सब उस परिवार की तस्वीरें हैं जो कभी यहां रहते थे, एटकिंस परिवार की। ये ऐसी चीज है जिसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये तस्वीरें 120 साल पुरानी हैं इस छोटी लड़की की, लेकिन वो अब निश्चित रूप से जीवित नहीं है। ये इस परिवार का सच्चा इतिहास है। इस महिला को देखिए, एक अफ्रीकी महिला जो कहीं एक पार्क में स्ट्रोलर में बैठे एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी है, 1902 में। जब भी मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूं, मुझे इन्हें देखना ही पड़ता है। मुझे इन्हें यहां दिखाना ही पड़ता है। ये लोग अक्टूबर 1903 में एक नाव पर साथ हैं। वाह, क्या ये वाकई शानदार नहीं है? और मेरी राय में ये तस्वीरें काफी उच्च गुणवत्ता की हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये वही बच्चा है अपने कुत्ते के साथ, अपने पालतू कुत्ते के साथ। सन 1908 में काहिरा, मिस्र में। ये लोग निश्चित रूप से बहुत अमीर थे, इसलिए वे दुनिया भर में बहुत घूमते थे और उनके पास इस तरह की तस्वीरें खिंचवाने के लिए पैसे भी थे। शायद ये तस्वीरें परिवार के अलावा किसी ने कभी नहीं देखी होंगी और अब मैं इन्हें पहली बार सबको दिखा रहा हूं। वाह, उन दिनों में ऐसी तस्वीरें बनवाना भी लोगों के लिए एक खास मौका होता था, क्योंकि उस समय फोटोग्राफी आज की तरह आम नहीं थी। वाह, और ये शुरू हुआ था सन 1902 में और अब हम 1919 में हैं। यह आगे बढ़ते हुए हमें प्रथम विश्व युद्ध तक ले जाता है। और यहां आप निश्चित रूप से देख सकते हैं
कि इन लोगों ने दुनिया भर में कितनी यात्राएं की। एक और बहुत ही आकर्षक बात मुझे यह मिला। ये सभी महिलाओं की तस्वीरें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली तो बिल्कुल नग्न है और यहाँ हमारे पास एक और महिला की तस्वीर है। लेकिन मैंने यहाँ रखे सभी पत्र भी देखे। सभी नहीं, लेकिन यहाँ बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए उसकी बहन मैरी नोएल इस पत्र में अपने भाई क्रिस्टफ से बात कर रही है और पूछ रही है कि वह कैसा है, क्या वह ठीक है और उसकी प्रेमिकाएं कैसी हैं। और फिर हमने ये सारे पत्र देखे और ऐसा लगता है कि क्रिस्टफ एक ऐसा आदमी था जिसकी कई प्रेमिकाएं थीं। वह बहुत सी महिलाओं से मिला और उनके साथ बाहर गया। और यह यहाँ देखना वाकई मजेदार है, क्योंकि सचमुच यहाँ महिलाएं लिख रही हैं और कुछ महिलाएं उस पर नाराज भी हैं। और जो महिलाएं लिख रही हैं, वे इस तरह की बातें लिखती हैं जैसे वो मेरा प्रेमी है वगैरह। और मुझे ये सब बहुत पसंद है। ऐसा देखना बहुत सुंदर और रोचक अनुभव था। मैंने पहले कभी किसी प्रेमी का किला नहीं देखा था, खासकर ऐसे व्यक्ति का जिसके साथ कई महिलाएं थीं। उसने शादी नहीं की, बस महिलाओं के साथ जीवन का आनंद लिया। हाँ, यहाँ हम एक और फोटो एल्बम देख सकते हैं जिसमें इन लोगों की और भी ज्यादा तस्वीरें हैं। यह सचमुच हजारों पुरानी तस्वीरें छोड़ी गई हैं। इसे देखिए, सब कुछ कितना शानदार है। देखना बहुत सुंदर है। ये पुराने समय का वेनिस है। नीचे इस तस्वीर को देखिए। यह पर्यटन शुरू होने से पहले की है। जब वेनिस में भारी मात्रा में पर्यटन नहीं था, तब वेनिस बहुत ही असली और प्रामाणिक था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन लोगों को भी नाव चलाना जरूर पसंद था। कई पाल वाली नावें दुनिया भर में यात्रा करती थीं। वाह, मैं इन सभी शानदार तस्वीरों को देखना बंद नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, बिल्ली के साथ इस महिला की सन 1907 की तस्वीर। लोग अपनी साइकिल चला रहे हैं। तो इस जगह में एक आखिरी मंजिल बची है जिसे मैंने अभी तक कवर नहीं किया है। वो है तीसरी मंजिल यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य जरूर है कि आप देख सकते हैं कि ये लोग अंग्रेज थे। ये इंग्लैंड का झंडा था, एटकिंस परिवार। यहाँ एक खूबसूरत मूर्ति भी है, दुर्भाग्यवश टूटी हुई, जो अभी भी ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर पड़ी है। ठीक है, सीढ़ियां थोड़ी टेढ़ी लग रही हैं, लेकिन मैं फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। ओह, कभी कभी मैं पागलपन भरी चीजें कर देता हूं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम अटारी वाले हिस्से में जा रहे हैं। इस घर की ऊपरी मंजिलें, हाँ बिल्कुल, इस जगह में एक अटारी है। ओह, ये पारंपरिक किले की अटारियां हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, चिमनी एक साथ आती है और यहां से बाहर निकलती है। सारी खिड़कियां समय के साथ खुली और टूटी हुई हैं और यहाँ ऊपर वे बहुत सारी चीजें भी रखते थे। पुरानी चीजें, कुर्सियां और फर्नीचर भी रखते थे। आइए देखें और क्या है। अटारी में और क्या खोज सकते हैं, देखें। ओह वाह, ये सारे फ्रेम्स, ये बेड फ्रेम्स। मैं यहाँ हिसाब किताब की मेजें भी देख सकता हूँ। फर्नीचर की इतनी सारी चीजें हैं। इस घर में ये सब पीछे छूट गया है। लोग सच में इसके लिए हजारों हजार यूरो तक देने को तैयार हो जाएंगे और यहाँ ये बस सड़ रहा है। देखते हैं दूसरे वाले में, क्या यह ऊपर कुछ और दिलचस्प खोजने को है। ये अटारियां शायद कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई, सिर्फ सामान रखने के लिए ही रही होंगी। सिर्फ सामान रखने के लिए, हाँ। हाँ, यह ऊपर फर्नीचर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। हमने इस विशाल जगह को एक्सप्लोर किया और अब इस अद्भुत किले के पीछे हैं। जाने से पहले मैं आपको ये खाइयां दिखाना चाहता हूँ जो किले के पास बनी हैं। यहाँ से पानी बहता था और ये घुसपैठियों से बचाव का
प्राकृतिक साधन थीं। मुझे यहाँ एक्सप्लोर करना सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे एटकिंस की कहानी, क्रिस्टोफर की कहानी जो यहाँ रहते थे, वो भी बहुत पसंद आई। इसे डॉक्यूमेंट करना और दुनिया को दिखाना वाकई खूबसूरत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहां से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और हमें दुनिया भर में घूमने में मदद कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। मैं आपको अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में मिलूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ।